नमस्कार दोस्तों, 25 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो, एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट रिलेटेड कोई टॉपिक्स का वीडियो पाने के लिए यूपीएससी मैनेज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम चलेंगे अपने कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल हमारा सबसे पहला प्रश्न था, हाल ही में किससे भारतीय वायुसेना ने डीकमीशन किया है, किसे? तो आपका ये Mi-8 हेलीकॉप्टर जो रसिया से बना हमने आयात किया था, इसको डीकमीशन किया गया है। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जेम सरकारी विभागों द्वारा खरीदारी के लिए पोर्टल है, बिल्कुल सही है। इसमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी बिल्कुल सही है। MSMEs को प्रेफरेंस दी जाती है थोड़ी सी यहाँ पे। सी ऑप्शन यानी दोनों सही हो जाता है। H1B वीज़ा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य USA का क्या है? प्रवासियों को रोजगार देना? नहीं, क्योंकि जब इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो प्रवासियों को तो रोजगार नहीं मिलेगा ना, वो तो उल्टा बोला जा रहा है इसमें। अमेरिकियों के लिए नौकरी सुरक्षित करना, बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि जब प्रवासियों को रोजगार देने से रोक दिया जाएगा तो जो वहाँ नौकरियाँ रहेंगी वहाँ के अमेरिकी लोकल लोगों को मिलेगी, तो ये उद्देश्य था। अब हम चलेंगे आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। तो हमारा सबसे समाचार पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पहली, PLA सेज गलवान क्लैश वॉज अनफॉर्चुनेट। तो जो हमारा भारत चीन सीमा के बीच में गतिरोध चल रहा है उससे वार्तालाप आगे बढ़ी और एक हल की तरफ भी दोनों देश बढ़ रहे हैं। तो PLA ने जो आपका पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी का नाम है PLA, उसने कहा है कि जो गलवान में जो झड़प हुई थी ये बड़ी ही मतलब दुखद झड़प है, यानी उस पर उसने अपना दुख व्यक्त किया है कि नहीं होना चाहिए था। उसके साथ लेकिन एक विवादित बयान जो ये है, गलवान घाटी को चाइना अपने में क्लेम कर रहा है और बोल रहा है कि इंडिया को जो है गलवान घाटी से चले जाना चाहिए, जबकि गलवान घाटी तो वास्तविक में भारत का क्षेत्र है। तो ये विवाद अभी भी बना है, देखते हैं कैसे ये हल निकलता है इसका। अगली न्यूज़ है, UGC में स्क्रैप फाइनल ईयर्स एग्ज़ाम। तो जैसे CBSE एग्ज़ाम्स कराने वाली थी तो कुछ जो है उन जो पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि भाई कोविड-19 का संक्रमण की संभावनाएं हैं, आप उसी में एग्ज़ाम करा रहे हो, हमारे बच्चों को जो है समस्या हो सकती है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको तालमेल बिठा के भाई क्या किया जाए, उस पर एक निर्णय पर पहुँचिए आप लोग। तो अब जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कॉलेजों में एग्ज़ाम कराती है या कॉलेजों के संबंधित सारी प्रक्रिया संबंधित जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, उसने कहा है कि संभावनाएं ऐसी दिख रही हैं कि हो सकता है ये भी एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दे। तो क्या होगा, हो सकता है कि जो अपने जो लास्ट एग्ज़ाम हुए या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बेस पे ही प्रमोट कर दे, तो ऐसी संभावनाएं आ रही हैं। अगली न्यूज़ है, RBI विल सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स। तो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है आपका? ये एक अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसको अधिकार है कि जब सदन सत्र में ना हो तो किसी आवश्यकता के लिए, तत्काल आवश्यकता के लिए कोई उस सदन के जैसे ही कानून के जैसे ही एक उसके पास अधिकार होता है, उसे अध्यादेश बोलते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी किया है, उस मतलब जारी करने वाला है। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें पावर दी जाएगी RBI को, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी वो रेगुलेट कर सकेगा। अभी तक कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI रेगुलेट नहीं करता था पूर्ण रूप से, लेकिन अब आए दिन देखा आपने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ, वहाँ पर जो है मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मिस मैनेजमेंट का समस्या आई थी। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जो RBI को शक्ति दी जाएगी कोऑपरेटिव बैंक्स को भी रेगुलेट करने की। तो ये न्यूज़ हमने देखा। अगली न्यूज़ है, मर्जर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा चैनल्स इन फाइनल स्टेजेस। देखिए जो आपका राज्यसभा है तो इसकी एक राज्यसभा TV चैनल है, न्यूज़ चैनल भी है, इसका टेलीविज़न TV चैनल है और उसके बाद इसका YouTube चैनल भी है। लोकसभा TV का अलग चैनल है। तो देखिए दोनों सत्र लगभग सत्र के दौरान ही एक्टिव रहते हैं और बाकी शेष समयों में देखिए इनफिर डबल खर्च इसमें डबल आता है। राज्यसभा TV का पूरा अलग स्टाफ है, लोकसभा TV का अलग स्टाफ है और कार्य लगभग दोनों राज्यसभा लोकसभा के दिखाते हैं, संसद के दोनों हैं। तो ये एक सुझाव दिया गया कि भाई इससे बेहतर होगा दोनों चैनलों को मर्ज करके सिंगल चैनल में कन्वर्ट कर दिया जाए और इसको जो है संसद TV का इसका नाम रख दिया जाए। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, सूर्य प्रकाश समिति। तो इस समिति से कहा गया कि भाई आप सुझाइए कैसे इनको दोनों को मर्ज किया जाए, इनका दोनों को विलयीकरण किया जाए और कैसे स्टाफ को रेशनलाइज किया जाए ताकि पैसे की भी बचत हो और दोनों को जो बीच में उसका शो का कोऑर्डिनेशन है वो भी बना रहे। तो प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है कि अभी देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको जानना है कि राज्यसभा TV और लोकसभा TV का मर्जर होने की बात हो रही है और किस समिति को जो है ये काम दिया गया है मर्जर करने का, यानी किस तरीके से मर्जर होगा उस सब प्रोग्राम पूरा सेट करने किसको है, सूर्य प्रकाश समिति को। तो ये चीज़ हमने देखा। देखिए लोकसभा TV आपका 2006 में, तो लोकसभा TV चैनल 2006 में बनाया गया था और राज्यसभा TV चैनल 2011 में, और अब संभावना ऐसी दिख रही है कि दोनों को मर्ज करके एक संसद TV बना दी जाएगी। अब हम चलेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली ये हमारी लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी
देखेंगे, ये हमारा एडिटोरियल है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी है, द लिटमस टेस्ट वाज निपा सेज शैलजा। तो जो देखिए एक जो है यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया पब्लिक सर्विस डे 2020 के उपलक्ष्य में। तो पब्लिक सर्विस डे क्यों मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस इस दिन को मनाता है कि ऐसे लोग जो लोगों की सेवा करते हैं बिना अपनी चिंता किए हुए, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको मतलब धन्यवाद अर्पित करने के लिए ये पब्लिक सर्विस डे 2020 मनाया जाता है। तो अभी इसी दिन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसमें जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, उन्होंने इस वेबिनार को एड्रेस किया। उस वेबिनार में उन्होंने बताया कि कैसे जो है केरला तैयार हुआ। तो 2018 में आपको याद होगा क्या हुआ था, 2018 में निपा वायरस का संक्रमण आया था, निपा वायरस आया था केरला में। तो काफ़ी ऐसे जैसे कोरोना वायरस है इसी तरह निपा वायरस था, बहुत तेज़ी से उसका संक्रमण हो रहा था और डेथ रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय लग रहा था कि भाई इसका क्या हल है, क्या समस्या का कल हल है, मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति थी। लेकिन केरला सक्षम था उससे निपटने में और उस समस्या को केरला ने जड़ से उबार दिया। और बताया कि जैसे मतलब केरला पे जो ये प्रॉब्लम्स आई उससे केरला सतर्क हो गया और वही वजह है कि कोरोना से लड़ने में काफ़ी सक्षम है। ये चीज़ें बताई इन्होंने। अब हम आगे की न्यूज़ देखेंगे। अगली हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिस्ट्रॉयड चाइनीज़ पोस्ट बैक इन गलवान। तो जैसे कि वार्तालाप चल रहा है भारत चीन सीमा के बीच में, तो देखिए 22 जून को जो हमारे सैनिक 15 जून को हमारे सैनिक जो है गलवान क्षेत्र में जो चाइनीज़ टेंट लगे थे उनको उखाड़ के फेंक दिया था। लेकिन अभी जो सैटेलाइट इमेज ली गई हैं तो देखा गया कि फिर उस जगह पे चाइनीज़ टेंट वगैरह सब फिर से लगे हुए हैं। तो ये अभी भी जो असंभव ये जो है मतलब एक सामंजस्य बनने में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमी है। तो ये चीज़ें स्पष्ट करने आवश्यकता है। ओबीसी पैनल गेट्स 6 मंथ एक्सटेंशन। तो जो हमारा ओबीसी क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रावधान है कि ऐसे जो भी समूह, लोगों का समूह जो हिस्टोरिकली या फिर लिंग्विस्टिकली या फिर आपका एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड हैं, उनको थोड़ा सा विशेष ट्रीटमेंट किया जाए, उनको थोड़ा सा पुश करने के लिए, समाज में बढ़ाने के लिए एक सहायता दी जाए। तो इनको ओबीसी कैटेगरी में एक बनाया गया। तो ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे इसके लिए एक सेंट्रल लिस्ट जारी करती है और स्टेट भी अपनी लिस्ट जारी करती है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि इस तरह समस्याएं हैं कि सेंट्रल किसी कैटेगरी को ओबीसी बोली है और स्टेट ने भी उस कैटेगरी को बोला है, तो वो डबल बार काउंट हो गया। और क्या समस्या है कि जैसे अलग अलग नाम होते हैं, कोई देखिए यादव होता है किसी राज्य में, किसी राज्य में जाधव होता है, किसी राज्य में उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से भी कई कैटेगरीज बाहर हो जाती हैं, कई कैटेगरीज अनावश्यक ही अंदर हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, रेशनलाइज करने के लिए ओबीसी पैनल गठन किया गया था एक। तो इस ओबीसी पैनल को अभी देखिए काम दिया गया था कि जो डबल काउंटिंग है या फिर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से कोई कैटेगरीज बाहर है, ये सारी चीज़ें जो असमितताएँ हैं इनको आप दूर करिए, इनको एक समय दिया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, समस्या हुई कि अपना काम कर रही थी लेकिन बीच में लॉकडाउन लग गया, तो इससे अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाई है। तभी इसको 6 महीने का और समय दिया गया है। बोला गया है भाई आप जो है जनवरी 2021 तक अपनी रिपोर्ट उसको सौंप दीजिएगा। तो ये चीज़ बताई गई। ये आपका ओबीसी पैनल था, तो ये उसके लिए गठन किया गया था, ये हमने देखा। अगली हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फेमा नोटिस सर्व्ड ऑन प्रोमिनेंट बिल्डर। तो फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो पहले हम फेमा के बारे में जानेंगे। तो जैसे कोई भी दूसरे देश से रिश्ते हैं, हमारे व्यापार रिश्ते हैं, तो कोई भी दूसरे देश से व्यापार करता है तो उस दूसरे देश से मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका मिसयूज़ ना करे, कहीं गलत प्रैक्टिसेस के लिए नहीं कर रहा है, या फिर वो इतने ज़्यादा स्तर पर व्यापार तो नहीं कर रहा है कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी को ही प्रॉब्लम हो रही है, पैसों का मतलब डॉलर का बहुत ज़्यादा खरीद हो रही है या पैसे बहुत ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी कितने रुपए को आप डॉलर में बदल सकते हैं, कितने को नहीं बदल सकते, ये सारी चीज़ से मैनेज की जाती है। तो अभी क्या हुआ है, एक हमारे यहाँ के बिजनेसमैन है मिस्टर झुनझुनवाला। ये जो है ये मंडी, संजय झुनझुनवाला, ये मंडी ग्रुप है कोलकाता का, एक वो है उसके प्रमोटर हैं। तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये फॉरेन करेंसीज में इलीगली रूप से व्यापार कर रहे थे और एक इलीगल बैंक अकाउंट्स के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे थे दूसरे देशों से। तो अभी इसलिए इनको फेमा एक्ट के तहत इनको नोटिस दी गई है। अगली न्यूज़ है, विथ स्पेस रिफॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर टू गेट लेवल प्लेइंग फील्ड। तो अभी कैबिनेट ने मीटिंग हुई थी जो बुधवार को, उसमें निर्णय लिया गया कि एक समिति बनाई जाए, एक संस्था बनाई जाएगी, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, IN स्पेस, इन स्पेस एक संस्था बनाई जाएगी। इस संस्था का क्या काम होगा कि जो भी प्राइवेट एजेंसी, जैसे स्पेस सेक्टर में मुख्यतः अभी इसरो का केवल काम होता था, और अभी देखिए एक और बॉडी बनाई गई। देखिए अंतरिक्ष
एक बॉडी थी अंतरिक्ष, ये आपका इसरो का कमर्शियल बिजनेस करती थी, जो भी कमर्शियल जो है ट्रेड रिलेटेड बिजनेस था, यानी किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी को सैटेलाइट लॉन्च करना है, ऐसे कुछ ऐसा लॉन्च करना है तो ये अंतरिक्ष करती थी। लेकिन उसके बाद देखिए NSIL, नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक और संस्था बनाई गई NSIL। अभी क्या किया गया है, जो आपका ये आपका इन स्पेस बनाया गया है, इन स्पेस क्या करेगा, इसको काम दिया गया है कि जो और प्राइवेट कंपनियां हैं उनको अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो है इस जो स्पेस का क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र है, ये केवल सरकारी क्षेत्र ना रह जाए बल्कि प्राइवेट एजेंसियां भी इसमें कुछ काम कर सकें। तो ये क्या करेगा, जो आपका इन स्पेस है, इसको एक काम दिया गया है कि प्राइवेट कंपनियों को जो भी स्पेस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं उनको हेल्प करो, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो और उनको इनकरेज करो, उनको प्रोत्साहन दो, ताकि स्पेस सेक्टर में इसरो को हेल्प मिल सके और प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी एक्टिव हों। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं USA में कई कंपनियां स्पेस की जो काफ़ी जो है डेवलप्ड है, जैसे SpaceX है, वो आपकी नासा को भी जो है 2 कदम पे टेक्नोलॉजी में आगे रहती है। तो ऐसे इसमें हम प्राइवेट सेक्टर का इसमें लाभ उठा सकते हैं, तो इसलिए अभी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है। पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। तो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया था। हम जानेंगे पहले FATF क्या है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या है, ये एक बॉडी बनाई गई है कि कोई भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो विश्व में, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी बनाई गई है। इस बॉडी में जो है भारत भी इसका सदस्य है, आपको ध्यान देना है। ये बॉडी 2 लिस्ट जारी करती है, एक ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है, ऐसे देश जो भी फाइनेंशियल एक्शन, जो भी आपका टेररिस्ट फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में जो है, जिनके देश के काफ़ी नागरिक पाए जाते हैं और वो देश अच्छे से कानून नहीं बनाया है, अच्छे से इन चीज़ों को चेक नहीं कर रहा है, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और उसके बाद उनको टाइम दिया जाता है कि भाई आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग को या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोको। अगर आप नहीं रोक पाते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो जो अभी पाकिस्तान है उस वहाँ पर जैसे देख रहे होंगे आप, कई पे वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। उसने कई आतंकवादियों को भी पनाह दी है, जैसे मसूद अजहर हो गए, लश्कर-ए-तैयबा, ये सारी चीज़ें जो जैश-ए-मोहम्मद, ये सारे संस्थान के जो है वो ऑफिशियली लोग रहते हैं, खुले में रहते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाला है। तो अभी उसकी बैठक हुई थी तो उसमें बताया गया कि भाई अभी जो है पाकिस्तान ने जो उसको 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया था उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो इसलिए इनको ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। और एक बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने प्रयास किया कि जो एक इंडियन इंजीनियर है जो अफगानिस्तान में काम करते हैं, उनका नाम है वेणु माधव डोगरा, कि इनको भाई टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। अफगानिस्तान में इनकी फर्म है, काम करते हैं वहीं पे, तो इनको टेररिस्ट घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन USA ने वीटो कर दिया, यानी कि USA ने अगेंस्ट में वोट कर दिया कि भाई ये टेररिस्ट नहीं है, इंडिया के पक्ष में वोट कर दिया। तो इससे पाकिस्तान काफ़ी निराश था। अगली न्यूज़ है एजुकेशन गैप वाइडेंड यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशंस, ये आपका सोशल और एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को देखती है। इसने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से जो एजुकेशनल गैप है वो काफ़ी वाइडन हो रहा है। तो कैसे वाइडन हो रहा है, जैसे लॉकडाउन हो गया है तो क्लासेस सारी आपकी बंद हो गई हैं। तो जब क्लासेस बंद हो गई तो मीडियम आपका क्या होगा, डिजिटल मीडियम से पढ़ाई हो रही है। लेकिन आप देखिए डिजिटल मीडियम में क्या क्या प्रॉब्लम है। डिजिटल मीडियम प्रॉब्लम ये है कि कोई अमीर है उसके पास फ़ोन हो सकता है, लेकिन जो गरीब उसके पास फ़ोन नहीं होगा, तो गरीब का लड़का आपका पढ़ाई नहीं कर सकता है। लेकिन और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे विकलांग हैं, कुछ आँख से विकलांग हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं, तो उनको किसी न किसी तरह एजुकेशन दी जा रही थी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है या फिर उनको टेक्नोलॉजी उनको पहुंच में नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें भेदभाव बढ़ता जाएगा। यानी अमीर जो है तो एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन गरीब इससे वंचित रह जा रहा है। और भी देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको विद्यालय में भोजन भी मिलता था, सैनिटरी नैपकिन्स मिलती थी, कुछ कपड़े भी मिलते थे, लेकिन विद्यालय बंद होने से सारी मूल सुविधाएँ भी जो है उनको मिलना बंद हो गई थी। उनके लिए तो और ही चुनौती की बात है। अगली न्यूज़ है माइनस लेफ्ट इन लर्च इन MP। तो MP मध्य प्रदेश सरकार की एक वो है, कंपनी है मैग्नीज MOIL लिमिटेड। उसने चाइनीज़ कंपनी को एक टेंडर दिया था, भाई कॉन्ट्रैक्ट दिया था कुछ काम करने के लिए। तभी क्या हुआ है, चाइनीज़ कंपनी ने, देखिए भारत चीन सीमा के बीच में गतिरोध हो ही रहा है, तो ये चाइनीज़ कंपनी जो मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है, इसने क्या किया, जो हिंदुस्तानी जिसमें कर्मचारी थे उनको बाहर निकाल दिया, बोला कि भाई कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है इसलिए हम आपको बाहर निकाल रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये समझ रहे भेदभाव किस लिए कर रहा है, जबकि चाइनीज़ कर्मचारी सब उसी में हैं, और इंडियंस कुक जो है, इंडियन लेबरर्स जो काम करते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, वो भी अंदर हैं। तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि या तो आप इन कर्मचारियों को अंदर ले लो, भाई आप इनको भी जो है रोजगार दो, क्यों आप इनको बाहर निकाले हो, नहीं तो आप काम करना बंद कर दो। तो ये बात बताई है।
अब हम चलेंगे आगे। आगे हमारी अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। तो इंटरनेशनल न्यूज़ आपकी है, टूरिज्म डिपेंडेंट मालदीव्स टू ओपन फॉर विजिटर्स इन मिड जुलाई। तो जो मालदीव्स कंट्री है इंडियन ओशन में, ये आपका मेनली टूरिज्म डिपेंडेंट है। तो अभी क्या हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है तो टूरिज्म क्षेत्र आपका पूरी तरह से बंद हो चुका है, आपको ही पता होगा। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, इस जुलाई से अब टूरिज्म खोलेगी जो है मालदीव, ये बात कही जा रही है। अहेड ऑफ वोट पुतिन रिव्यूज मिलिट्री परेड। तो विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी गए थे। तो ही बताया जा रहा है अभी वहाँ पर रशिया में एक वोटिंग होने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेट। उससे क्या है, संभावना ऐसी जताई जा रही है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको 2 कार्यकाल और मिल सकते हैं। तो ये बात बताई जा रही है इसमें। तो उसके पहले अभी विक्ट्री डे परेड की गई है, अपनी शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया है। विक्ट्री डे परेड सेकेंड वर्ल्ड वार की वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ मनाई गई वहाँ पर। इसको रसिया जर्मनी के ऊपर विजय का अपना प्रतीक मानता है। अगली न्यूज़ है, इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 4.5% ऑन कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 4.5% की घटोतरी देखने को मिलेगी, ये बात IMF बता रहा है। ये चीज़ हमने देखा। OVL गेट्स नॉड फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यांमार। तो म्यांमार में जो हमारे देश की एक कंपनी है ऑयल इंडिया ONGC विदेश लिमिटेड, उसको एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला है लगभग 909 करोड़ का। तो ये बात बताई जा रही है। RBI स्लैम्स बैंक्स NBFCs एज डिजिटल लोन एजेंट्स फ्रॉड कोड। RBI ने बैंक्स और NBFCs को जो है धमकाया है, किस बात पे हम देखेंगे। तो जैसे कोई बैंक है वो एक एजेंट्स अपना जो है लेंडिंग के लिए, लोन देने के लिए एजेंट्स भी सेट करती हैं। तो वो लेकिन क्या होते हैं कि जो डिजिटल एजेंट्स होते हैं कई बार क्या करते हैं, ये नहीं बताते कि इनका किस बैंक से अटैचमेंट है, तो मतलब ताकि बैंक को कोई ना एक्सेस कर पाए। तो इससे क्या होता है कि वो लोन तो देते हैं और जो मर्जी अपने मन मर्जी का रेट लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, और इंटरेस्ट रेट किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी ग्राहकों को नहीं बताते हैं। रिकवरी करने के लिए हार्श मेजर्स उठाते हैं, और जो है पर्सनल डाटा जो रहता है कस्टमर्स का उनको अनऑथराइज यूज करते हैं, और बैड बिहेवियर भी शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताया इन्होंने। लेकिन क्या है, इससे समस्या कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है, और कस्टमर्स किसी से बता भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता भी नहीं कि हम किस बैंक से लोन ले रहे हैं। उनको लग रहा है हम किसी पोर्टल से ले रहे हैं, वास्तविक में वो पोर्टल लोन नहीं देता, वो तो एक लेंडिंग एजेंट है, वो किसी बैंक का एजेंट है, वो लोन देता है। तो अभी RBI ने बोला है बैंकों को, NBFCs को, कि भले आप डिजिटल लोन एजेंट को माध्यम से पैसा दे रहे हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। तो अभी बताया कि जो भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे आपके एजेंट के तौर पे, उनको साफ साफ बताना पड़ेगा कि किस बैंक से जुड़े हुए हैं और किसके बिहाफ पे लोन दे रहे हैं, और जो भी लोन देंगे उसकी एक एग्रीमेंट कॉपी देंगे, पूरा स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें करेंगे। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, CCA नॉट फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा फंड। तो जो कैबिनेट कमेटी यानी इकोनॉमिक अफेयर्स है, कैबिनेट कमेटी में बैठक के दौरान कैबिनेट की एक 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुधन है इसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा, ये चीज़ बताई गई है। अगली अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टू मार्क तिलक्स डेथ सेंटेनरी पुणे NGO एम्स टू रिवाइज स्पिरिट ऑफ लाल बाल पाल। तो पुणे में एक NGO है सरहद नाम से, तो वो एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा, महाराष्ट्र बंगाल फ्रेंडशिप चैप्टर। तो ये लाल बाल पाल फिलॉसफी को रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है। तो लाल बाल पाल कौन थे, ये त्रिगुट था, किसका, ये आपका जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का त्रिगुट था। तो लाला लाजपत राय आपके पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र के थे, और विपिन चंद्र पाल आपके बंगाल के थे। तो ये भारत की विविधता को एक में समेटे हुए थे, और इनका त्रिगुट बहुत ही अच्छा इनके बीच में तालमेल था। तो ऐसी कल्चरल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए जो सरहद NGO है फिर से काम कर रही है। तो ये क्या काम कर रही है, इसी कार्यक्रम कराएगी, 2 वर्ष का कार्यक्रम कराएगी, 2 वर्ष तक इनके कार्यक्रम चलते रहेंगे। क्योंकि जो है 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी है, 100वीं डेथ एनिवर्सरी, यानी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी, और 1 अगस्त 2020 को 100 साल इनकी मृत्यु को पूरे हो जाएंगे। तो 1 अगस्त 1920 से लेकर 15 अगस्त 2022 जो कि आपका श्री अरविंद घोष का 150वां बर्थ एनिवर्सरी होगी, तब तक पूरे 2 वर्ष तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। उद्देश्य क्या है, हम जानते हैं कि मतलब महाराष्ट्र और बंगाल में कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करने का। तो इन्हें बता रहे हैं इसमें कि जो सत्येंद्रनाथ टैगोर, कैसे पहले के ज़माने में कितने कल्चरल रिलेशंस अच्छे थे महाराष्ट्र और बंगाल के बीच में। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे आपके पश्चिम बंगाल के थे, ये जो तिलक आपके महाराष्ट्र के थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य, इसका
जो है अनुवाद किया था बंगाली में, और जो संत तुकाराम हैं इनके अभंगास को, जो डिवोशनल पोइट्री है उनका भी अनुवाद किया था बंगाली में। और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने भी छत्रपति शिवाजी के ऊपर कविताएं लिखी थी। तो मतलब बताया जा रहा है कैसे दोनों राज्यों के बीच में, जबकि दोनों विपरीत विपरीत दिशा में है, तब भी इतना अच्छा तालमेल था। तो इस तालमेल को जिंदा रखने के लिए अभी और क्या क्या कार्य किए जाएंगे, जो मराठी में लिटरेचर होंगे उनको बंगाली में अनुवाद किया जाएगा, जो बंगाली में लिटरेचर होंगे उनको मराठी में अनुवाद किया जाएगा, और एक दूसरे राज्यों की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। तो ये कार्य जो है सरहद नाम के एनजीओ करने जा रही है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज के संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। हाल ही में स्वीकृत की गई इन स्पेस का कार्य क्या होगा? उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को सहायता व प्रोत्साहन करना, राज्यों को अंतरिक्ष संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएगी, वायुसेना की नई टुकड़ी के रूप में कार्य करेगी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एफएटीएफ के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ये टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकने का कार्य करती है। भारत इसका सदस्य है। पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल है। केवल एक व दो उपर्युक्त सभी। राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनलों के विलीनीकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया है? रंगराजन समिति, सूर्य प्रकाश समिति, तेंदुलकर समिति, पीके मोहंती समिति। लाल बालपाल के त्रिगुट में निम्न में से कौन नहीं था? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आपकी न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।